Hello everyone and welcome back to the class. So in today's class we are going to cover JKSSB FA का economics का portion and we will be studying today monetary and fiscal policy. ठीक है? So there will be a total of 20 MCQs in the session and you can get these MCQ by clicking on the link given in the description box. Alright? So let's just start the session. क्वेश्चन नंबर 1 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अ लिक्विडिटी ट्रैप रेंडर्स कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव इवन इफ पॉलिसी रेट्स अप्रोच ज़ीरो. चलो इसको हम समझते हैं. देखो, लिक्विडिटी ट्रैप जो है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो नियर ज़ीरो होते हैं और लोग फिर भी कैश होल्ड करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग या बॉन्ड्स खरीदना. सो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई अगर और ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर रेट कट से, तो लोग उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को इन्वेस्ट नहीं करते, वो आइडल पड़ी रहती है. इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसी हो जाती है? इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना डिमांड. सो ये कंसेप्ट जो है ये केन्जियन इकोनॉमिक्स से आता है. सो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है. राइट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, फिस्कल एक्सपेंशन financed through borrowing from the central bank is non-inflationary if output gap is negative. देखो, आउटपुट गैप नेगेटिव होने का मतलब है इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी से कम ऑपरेट कर रही है, रिसेशन टाइप की सिचुएशन है. ठीक है. सो ऐसे टाइम पर अगर गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशंस ज़्यादा करे, ज़्यादा स्पेंडिंग करे और वो सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करके यानी मनी क्रिएशन हो, तो नॉर्मली इन्फ्लेशन का रिस्क होता है. लेकिन जब आइडल रिसोर्सेज जैसे लेबर या कैपिटल वो अवेलेबल होते हैं तो इंक्रीज्ड डिमांड से प्रोडक्शन बढ़ता है, ना कि सिर्फ प्राइजेस. इसलिए शॉर्ट रन में इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो नहीं आता, बल्कि ग्रोथ बूस्ट मिलता है. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. ठीक है, लॉजिकली वैलिड है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, open market purchase of securities necessarily reduces long term interest rates in all the condition. देखो, ओपन मार्केट परचेज का मतलब है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता है. उससे क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगी और फिर क्या होगा? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जनरली गिर जाते हैं. लेकिन यहाँ पर इन्होंने नेसेसरली और इन ऑल कंडीशंस यहाँ पर ये यूज़ करके स्टेटमेंट को गलत बना दिया. क्यों? देखो, क्योंकि अगर इकनॉमी ऑलरेडी लिक्विडिटी ट्रैप में है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं. अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, लॉन्ग टर्म रेट गिरने की बजाय बढ़ भी सकते हैं. अगर बॉन्ड मार्केट में रिस्क परसेप्शन हाई हो तो इन्वेस्टर हायर यील्ड को डिमांड करेंगे. मतलब ट्रांसमिशन अनसर्टेन है, ऑटोमेटिक नहीं. ठीक है. इस वजह से जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है. फिर फोर्थ में बोल रहे हैं, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल मार्केट डेप्थ. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट तभी स्ट्रांग होता है जब फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप्ड हो, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल एफिशिएंट हो, आपके बॉन्ड मार्केट्स डेवलप्ड हो और आपका क्रेडिट चैनल जो है वो बहुत स्ट्रांग हो. अगर फाइनेंशियल मार्केट शैलो है, जैसे डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में कभी कभी होता है, तो पॉलिसी रेट चेंज का इम्पैक्ट रियल इकॉनमी तक इफ़ेक्टिवली नहीं पहुंच पाता. ठीक है. इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बोल रही है. सो हमारी 3 स्टेटमेंट सही हैं और थर्ड वाली गलत है. सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट डेट. देखो, ये बिल्कुल गलत है. फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट्स, और जो रिसिप्ट्स हैं उसमें से बोरोइंग इंक्लूड नहीं होगी.
ठीक है। सो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वो तो प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है, ना कि फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई। फिर बोल रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स करंट फिस्कल स्टैंस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग पास्ट डेट ऑब्लिगेशंस। देखो ये जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। यानी हमें बताता है कि गवर्नमेंट का करंट ईयर का फिस्कल बिहेवियर क्या है, बिना पास्ट डेट के बर्डन के, यानी बिना इंटरेस्ट पेमेंट्स को इंक्लूड किए। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट हाई है मतलब गवर्नमेंट अभी भी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है बियॉन्ड इट्स इनकम। अगर लो है या ज़ीरो है तो इसका मतलब फिस्कल डिसिप्लिन रिलेटिवली बेटर है, ठीक है। इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। अब थर्ड वाली को देखो, रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट बोरोइंग इज़ यूज्ड पार्शली फॉर कंजम्पशन। सो देखो अब यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज़ मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? सैलरीज, सब्सिडीज़, इंटरेस्ट पेमेंट्स या पेंशन्स, ये सब कंजम्पशन टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। ये कोई प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट नहीं करते। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है इवन फॉर द कंजम्पशन पर्पस, जो फिस्कल हेल्थ के लिए नेगेटिव साइन माना जाता है, ठीक है। इसलिए थर्ड वाली स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं अ ज़ीरो रेवेन्यू डेफिसिट गारंटीज ज़ीरो फिस्कल डेफिसिट। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ये तो दोनों बराबर हैं। लेकिन फिस्कल डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह। तो हो सकता है कि रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस्ड हो लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है। सो इस सिचुएशन में फिस्कल डेफिसिट स्टिल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो कंक्लूजन यही है कि ज़ीरो रेवेन्यू डेफिसिट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी सिर्फ स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर व्हेन द इकोनॉमी ऑपरेट्स नियर फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो क्राउडिंग आउट का मतलब है कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करती है, फिस्कल एक्सपेंशन करती है, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है। अब की पॉइंट क्या है, यहाँ पर बोला है नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड है। सो गवर्नमेंट जब डिमांड को बढ़ाती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसोर्सेज स्केर्स हो जाते हैं और इसका रिजल्ट क्या रहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रांगली स्क्वीज हो जाती है। लेकिन रिसेशन जैसी सिचुएशन में आइडल रिसोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्प्लेस नहीं करती बल्कि कॉम्प्लीमेंट करती है। सो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्राउडिंग आउट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो यही यहाँ पर भी बोला है, इस वजह से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं फिस्कल मल्टीप्लायर्स आर जनरली लार्जर ड्यूरिंग रिसेशंस देन ड्यूरिंग बूम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिस्कल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो फिस्कल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। सो रिसेशन के टाइम आइडल कैपेसिटी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है, इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं और डिमांड डेफिशिएंसी होती है। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है तो आउटपुट शार्पली इंक्रीज होते हैं और बूम के टाइम क्या होता है, इकोनॉमी ऑलरेडी नियर कैपेसिटी होती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है और क्राउडिंग आउट होता है, तो मल्टीप्लायर कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट से हम यही समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रही है। अब थर्ड में बोल रहे हैं मॉनेटरी टाइटनिंग ऑलवेज लीड्स टू द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो ये जो मॉनेटरी टाइटनिंग है मतलब इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना थ्योरेटिकली फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज को अट्रैक्ट करता है,
करेंसी अप्रिशिएट होती है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया है वो क्या है, ऑलवेज। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ ऑलवेज यूज़ हो रहा है यानी कि उधर ट्रैप है कोई। तो कुछ सिचुएशन में अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हाई हैं या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है या ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है तो कैपिटल आउटफ्लो भी हो सकता है डिस्पाइट हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो आपने हमेशा याद रखना है कि हाई रेट्स इज़ नॉट इक्वल टू गारंटीड एप्रिसिएशन। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट में ऑलवेज की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। फिर बोल रहे हैं कैपिटल इनफ्लोज वीकन द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो स्टेटमेंट तो ये भी गलत है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इक्वल्स टू, क्या मतलब होता है इसका, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कैपिटल इनफ्लोज अट्रैक्ट होते हैं, करेंसी एप्रिशिएट होती है, आपके इंपोर्ट्स चीप हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली पॉलिसी को स्ट्रेंथन करता है, बट यहाँ पर क्या बोला है, वीक कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेंथन क्यों करता है, क्योंकि एप्रिसिएशन फर्दर डिमांड को कंप्रेस करता है, नेट एक्सपोर्ट्स गिरते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि ये रिवर्स लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, तो हमारे से 1 और 2 पहले की 2 स्टेटमेंट सही हैं, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR चेंजेस आफ्टर बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। देखो SLR का मतलब होता है कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, गोल्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर SLR आपकी इंक्रीज़ होती है तो बैंक्स को ज़्यादा फंड सेफ एसेट्स में पार्क करने पड़ते हैं और लेंडिंग के लिए अवेलेबल फंड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट आपका क्रेडिट क्रिएशन रिड्यूस हो जाता है। ये था SLR इंक्रीज़ होने के केस में। अब अगर SLR डिक्रीज़ होता है तो बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए ज़्यादा पैसा होता है और एज अ रिज़ल्ट क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज़ हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरी वाली बोल रही हैं कैश रिजर्व रेशो CRR बैलेंसेस अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ये बिल्कुल गलत है। देखो CRR का मतलब होता है कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कैश में कैश फॉर्म में सेंट्रल बैंक RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि RBI CRR बैलेंसेस पे इंटरेस्ट नहीं देता। ये एक प्योर रेगुलेटरी टूल है, इनकम जनरेटिंग टूल नहीं है ये। ठीक है, एज अ रिजल्ट ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। सो ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है इन लोगों ने। रेपो रेट तो वो रेट होता है एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, और रिवर्स रेपो रेट होता है कि द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज फ्रॉम द बैंक। सो स्टेटमेंट ने रेपो को रिवर्स रेपो बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। फोर्थ में बोल रहे हैं रिवर्स रेपो ऑपरेशंस एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। ये बिल्कुल करेक्ट है। रिवर्स रेपो में बैंक्स अपना सरप्लस पैसा सेंट्रल बैंक को लैंड करते हैं, इससे सिस्टम में लिक्विडिटी विड्रॉ हो जाती है। सो ये कॉन्ट्रैक्शनरी टूल्स हैं एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारी। ठीक है, सो 1 और 4 सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। अब फिफ्थ में बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट एडजस्ट फिस्कल डेफिसिट फॉर साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। देखो स्ट्रक्चरल डेफिसिट का मतलब है फिस्कल डेफिसिट को इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल इफेक्ट से एडजस्ट करना। यानी रिसेशन में टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली गिरता है, बूम में टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। इन ऑटोमेटिक चेंजेस को हटा के जो अंडरलाइंग डेफिसिट बचता है वही स्ट्रक्चरल डेफिसिट होता है। सो ये एक्चुअल फिस्कल स्टैंस को बेटर रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्ट। फिर बोल रहे हैं साइक्लिक डेफिसिट अराइजेज ड्यू टू ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखो
जो साइक्लिक डेफिसिट है ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र से। रिसेशन के टाइम टैक्स रेवेन्यू कम कर दी जाती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, इससे डेफिसिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सो इसको साइक्लिक डेफिसिट कहते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। फिर बोल रहे हैं अ बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। सो देखो क्या शब्द यूज़ किया है यहाँ पे, ऑलवेज, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट को इस ऑलवेज ने गलत बना दिया। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर का मतलब है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ रही है और टैक्सेस भी उतना ही बढ़ रहा है। सो थ्योरी के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1, बट यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ज़ीरो, ठीक है। अब इक्वल टू 1 क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्ट्रॉन्गर होता है और टैक्स इंक्रीज़ का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली वीकर होता है। तो उसका नेट इफेक्ट क्या रहता है कि आउटपुट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है ये। फिर बोल रहे हैं फिस्कल कंसोलिडेशन नेसेसरली रिड्यूसेस इकोनॉमिक ग्रोथ इन शॉर्ट रन। सो देखो फिस्कल कंसोलिडेशन जो है ये डेफिसिट कम करता है, स्पेंडिंग को कट करेगा या टैक्सेस को इंक्रीज करेगा। सो शॉर्ट रन में ग्रोथ रिड्यूस हो सकती है, लेकिन नेसेसरली जो इन लोगों ने यूज़ कर दिया ना, तो ये गलत है। क्योंकि अगर कंसोलिडेशन कॉन्फिडेंस बूस्ट करे तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा, है ना, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करेगा, तो ग्रोथ स्टेबल या इम्प्रूव भी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी यहाँ पे। सो सिर्फ 1 और 2 ही सही है यहाँ पर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 6th में बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मोर इफेक्टिव अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम देन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक फ्रीली इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकता है और एक्सचेंज रेट एडजस्ट हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का फुल ट्रांसमिशन होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, कॉन्स्टेंट्स आते हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी सही है, करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक लूजेस ऑटोनॉमी ओवर मॉनेटरी पॉलिसी। सो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब और ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का कंसेप्ट है, जैसे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्री कैपिटल फ्लो, इट विल लीड टू मॉनेटरी पॉलिसी की जो ऑटोनॉमी है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट डिफेंड करना पड़ता है फॉरेक्स इंटरवेंशन के थ्रू, जिस वजह से ये स्टेटमेंट सही है। स्टेरिलाइजेशन न्यूट्रलाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल फ्लोज ऑन डोमेस्टिक मनी सप्लाई। देखो अगर कैपिटल इनफ्लो आता है तो मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगा, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो परफेक्ट। फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिवनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सचेंज रेट रिजाइम। सो देखो ये बिल्कुल गलत है। फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट सिस्टम पे और कैपिटल की मोबिलिटी पे। फॉर एग्जांपल ओपन इकॉनमी और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो तो क्या होगा कि फिस्कल एक्सपेंशन से करेंसी एप्रिशिएट हो सकती है, जिस वजह से हमारे जो नेट एक्सपोर्ट है वो गिर जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा मल्टीप्लायर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट एज अ रिजल्ट गलत हो गई है हमारी, ओके। सो 1 2 3 सही है, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। अब 7th में बोला है क्वांटिटेटिव ईजिंग इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। सो देखो क्वांटिटेटिव ईजिंग ये शब्द यूज़ किया ना यहाँ पर, ये एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है जहाँ सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कभी कभी कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ को खरीदता है। नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट टर्म रेट्स को टारगेट करती है जैसे रेपो रेट, लेकिन ये जो क्यूई है क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसका फोकस होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना, यील्ड कर्व को फ्लैटन करना और लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है कंसेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। फिर सेकंड में बोल रहे हैं इट इज़ टिपिकली यूज्ड व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर नियर ज़ीरो। देखो क्यूई तब यूज़ होता है जब इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप जोन में हो,
पॉलिसी रेट्स ऑलरेडी नियर ज़ीरो हों और ट्रेडिशनल टूल्स इनइफेक्टिव हो चुके होते हैं। ठीक है, सो इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक को बैलेंस शीट एक्सपैंड करके डायरेक्टली लॉन्ग टर्म यील्ड्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं इट डायरेक्टली इंक्रीजेस फिस्कल डेफिसिट। सो देखो ये बड़ी स्टेटमेंट जो है ना बड़ी ट्रिकी है। क्यूई क्या करता है कि सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को खरीदता है सेकेंडरी मार्केट से और मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का कंसेप्ट है जो कि डिपेंड करता है किस पर, एक्सपेंडिचर्स माइनस रिसिप्ट्स पर। सो क्यूई से गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट कम हो सकती है लेकिन फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होती। सो इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है बट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इट में लीड टू एसेट प्राइस इन्फ्लेशन। सो देखो क्यूई का एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि एक्सेस लिक्विडिटी फाइनेंशियल मार्केट में चली जाती है और स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इन सब के प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं एसेट प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सो दैट डजेंट लीड टू नेसेसरली सीपीआई इन्फ्लेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सिर्फ थर्ड ही वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब एट्थ में हमें बोल रहे हैं फिस्कल पॉलिसी लैग्स आर जनरली लॉन्गर देन द मॉनेटरी पॉलिसी लैग। देखो फिस्कल पॉलिसी लैग्स, इनके जो लैग्स हैं ना ये पॉलिटिकल अप्रूवल्स, बजट प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज की वजह से होते हैं। और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें तो सेंट्रल बैंक क्विकली डिसीजन ले सकता है। सो इसीलिए फिस्कल पॉलिसी का ओवरऑल लैग्स जो है वो लॉन्गर होते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। रिकग्निशन लैग इज़ एसोसिएटेड ओनली विद फिस्कल पॉलिसी। देखो ये सही नहीं है स्टेटमेंट। जो रिकग्निशन लैग है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में डिले ये कहलाई जाती है। सो ये फिस्कल पॉलिसी में भी होता है और मॉनेटरी पॉलिसी में भी होता है। डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब टाइम लेते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इम्प्लीमेंटेशन लैग इज़ टिपिकली शॉर्टर इन मॉनेटरी पॉलिसी। सो देखो मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक रेपो रेट को चेंज करे तो इमीडिएट सिग्नल दिया जाता है, बट फिस्कल पॉलिसी के केस में क्या होता है, बजट पास होगा, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट फिर होगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन लैग जो है वो शॉर्टर होता है। सो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इम्पैक्ट लैग इज़ अनसर्टेन फॉर बोथ पार्टी। सो इम्पैक्ट लैग क्या होता है, पॉलिसी का रियल इफेक्ट इकोनॉमी पे कब दिखेगा। सो ये डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशंस पर, ट्रांसमिशन चैनल्स पर, इकोनॉमिक कंडीशंस पर। सो ये दोनों पॉलिसीज़ के लिए हाईली अनसर्टेन होता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सिर्फ सेकंड ही वाली गलत है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हियर। नाउ नाइन्थ में बोल रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑलवेज लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन। देखो क्या शब्द यूज़ आ गया यहाँ पे, ऑलवेज। इसका मतलब अब आपने अपनी दिमाग चलाना है। ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये होता है मनी क्रिएशन या बोरोइंग। अब हाइपर इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है, एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड मनी सप्लाई की सिचुएशन में, या जब सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हो, या जब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो। लेकिन नॉर्मल स्थिति में क्या होता है कि मॉडरेट डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस क्या करता है, ये ग्रोथ बूस्ट भी दे सकता है, स्पेशली व्हेन आउटपुट गैप नेगेटिव हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट इकोनॉमीज़ हैं दे कंट्रोल डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये इन्हीं को यूज़ करते हैं। सो ऑलवेज की वजह से इस स्टेटमेंट को इसने इनकरेक्ट बना दिया है। फिर आपको बोल रहे हैं सिग्नरेज रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू अर्न्ड थ्रू मनी क्रिएशन। सो देखो सिग्नरेज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का प्रॉफिट फ्रॉम इशूइंग मनी। सो देखो सिंपल सा लॉजिक है, करेंसी प्रिंट करने का जो कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल होता है लेकिन उसकी फेस वैल्यू तो हाई होती है ना। सो जो उनका डिफरेंस होता है वही कहलाता है सिग्नरेज रेवेन्यू। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इन्वॉल्व्स बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मोनेटाइजेशन का मतलब कि गवर्नमेंट डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से बोरो करती है।
सेंट्रल बैंक नया पैसा क्रिएट करता है। सो ये डेफिनेशन, ये जो डायरेक्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही फॉर्म है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहे हैं हाई फिस्कल डेफिसिट नेसेसरली क्राउड्स आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सो देखो अगेन यहाँ पे नेसेसरली शब्द का इस्तेमाल करके आपने ट्रैप में फंसा दिया इसने आपको। देखो क्राउडिंग आउट जो है ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस पे, इंटरेस्ट रेट के रिस्पॉन्सेस पे और कैपिटल फ्लोज में। तो रिसेशन के टाइम में क्या होता है कि आइडल रिसोर्सेज क्राउडिंग आउट जो है वो मिनिमल हो जाता है, इवन क्राउडिंग इन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नेसेसरली की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 2 और 3 ही बस सही है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हियर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें बोल रहे हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन। सो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही मिसलीडिंग है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जनरली हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। ठीक है, इंडिया में भी सीपीआई टारगेट है, लेकिन पॉलिसी डिसीजंस लेते वक्त सेंट्रल बैंक कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, सप्लाई शॉक्स, इन सबको कंसीडर करता है। तो ये जो एक्सक्लूसिवली शब्द है ना, ये वर्ड गलत है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज़ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो देखो इंडिया ने 2016 से फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT फिट जिसे हम कहते हैं इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया था। सो फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ग्रोथ कंसिडरेशंस भी इग्नोर नहीं किए जाते। सो इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ दोनों बैलेंस किए जाते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ fiscal dominances occurs when fiscal policy constraints monetary policy decision। सो देखो फिस्कल डोमिनेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट का हाई डेफिसिट या बोरोइंग सेंट्रल बैंक फोर्स हो जाता है कि एकोमोडेटिव रहने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स जो है आर्टिफिशियली लो रखना और डेट सर्विसिंग को इजी बनाना। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो है डिपेंडेंट नहीं रहती इनके। सो ये स्टेटमेंट जो है आपका एज अ रिजल्ट करेक्ट है एब्सोल्युटली। अब हम फोर्थ वाली को पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस एलिमिनेट्स फिस्कल डोमिनेंस कंप्लीटली। सो देखो ये थ्योरेटिकल आइडिया है, प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है। इवन अगर सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट हो, है ना, तो गवर्नमेंट का प्रेशर तो है ही है, डेट्स के लेवल हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। सो ये सब फिस्कल डोमिनेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलिमिनेशन की वजह से, और वो भी कम्प्लीटली, इस स्टेटमेंट को इसने गलत बना दिया। सो हमारा 2 और 3 ही सही है, बस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस लिंक्स फिस्कल डेफिसिट विथ करेंट अकाउंट डेफिसिट। देखो ये जो ट्विन डेफिसिट है ना, इसका कोर आइडिया क्या है कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है ये इंक्रीज़ होगा तो हमारी नेशनल सेविंग्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, और एज अ रिज़ल्ट हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। सो ये आइडेंटिटी से आती है। फॉर्मूला क्या बनता है इसका? करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर्मूला बनता है इन्वेस्टमेंट्स माइनस सेविंग्स। सो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है तो सेविंग रिड्यूस होगा और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये वाइडन हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैन वर्सन करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से डिमांड बढ़ती है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं स्पेशली ओपन इकनॉमी में, और आपका जो ट्रेड डेफिसिट है ये वाइडन होता है, और एज अ रिज़ल्ट आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वर्स हो जाता है। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं मॉनेटरी टाइटनिंग इम्प्रूव्स फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली।
देखो मॉनेटरी टाइटनिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। सो फिजिकल डेफिसिट तो एक्चुअली वर्सन हो सकता है। सो डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट तो किसी भी केस में नहीं होगा। इस वजह की ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। फिर बोल रहे हैं एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन ऑलवेज इम्प्रूव्स ट्रेड बैलेंसेस। सो ये देखो, ये मार्शल लर्नर कंडीशन पर डिपेंड करता है, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स में। सो शॉर्ट रन में जो जे कर्व इफेक्ट है वो क्या कहता है कि ट्रेड बैलेंस जो है वो पहले से ही वर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ पे ऑलवेज लगा के इन्होंने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ही निराधार बना दिया है। सो ये गलत होगी हमारी स्टेटमेंट। सिर्फ 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 12th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स कॉरिडोर इज डिफाइंड बाय रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। सो देखो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में जो आपका रेपो रेट है ये पॉलिसी रेट होता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या है, दे आर लोअर बाउंड। सो ये मिल के कॉरिडोर को डिफाइन करते हैं। सो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। फिर बोल रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ MSF रेट्स फॉर्म्स द अपर बाउंड ऑफ कॉरिडोर। सो देखो जो MSF है ये एमरजेंसी बोरोइंग विंडोज़ होती हैं बैंक्स के लिए, और रेपो से हायर रेट पर अवेलेबल होती है, इसलिए कॉरिडोर का अपर सीलिंग कहलाई जाती है ये। सो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट्स फैसिलिटी SDF इट रिप्लेसेस रिवर्स रेपो एज फ्लोर। ये भी बिल्कुल सही है। देखो रीसेंट मॉनेटरी रिफॉर्म्स में SDF इंट्रोड्यूस्ड एज फ्लोर रेट, ठीक है, और रिवर्स रेपो का रोल जो है वो रिड्यूस हो गया था। सो जो SDF है हम कह सकते हैं कि इट इज़ लिक्विड, ये लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का टूल है विदाउट कोलेटरल, ठीक है। सो ये भी सही है बोल रहा है स्टेटमेंट। कॉरिडोर विड्थ हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये बिल्कुल गलत है। कॉरिडोर विड्थ अफेक्ट करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वोटालिटी को, लिक्विडिटी कंडीशंस को, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसीज को। सो अगर नैरो कॉरिडोर होगा तो स्टेबल रेट्स होंगे, वाइड कॉरिडोर होगा तो मोर वॉलेटिलिटी होगी आपके पास, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी हमारी। सिर्फ 1, 2 और 3 ही हमारी सही है। सो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। नाउ 13, इसमें भी बोल रहे हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस इम्प्लाइज फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। सो देखो रिकार्डियन इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अगर टैक्स को कट करती है और बोरोइंग से फाइनेंस करती है तो रैशनल कंज्यूमर समझ जाते हैं कि फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए वो करंट कंजम्पशन बढ़ाने के बजाय सेविंग्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड में कोई नेट चेंज ही नहीं आता। फिस्कल पॉलिसी के डिमांड पे इफ़ेक्ट न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रही है। फिर बोल रहे हैं इट अज्यूम्स रैशनल कंज्यूमर्स एंड परफेक्ट कैपिटल मार्केट। सो देखो ये थ्योरी का वेरी स्ट्रॉन्ग एजम्पशन पे बेस्ड है। फॉरवर्ड लुकिंग रैशनल कंज्यूमर्स होते हैं ऐसी सिचुएशन में। परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स होती हैं, मतलब आप बोरो और लैंड दोनों चीज़ें फ्रीली कर सकते हो, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है, इनफाइनाइट हॉरिजॉन होता है, ठीक है। सो ये सारे अजम्पशन पे बेस्ड है ये। सो अगर ये अजम्पशंस ब्रेक हो जाएं तो थ्योरी फेल हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट सही बोल रही है बिल्कुल। फिर बोल रहे हैं इट होल्ड्स इवन व्हेन कंज्यूमर्स आर लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंड। सो ये अब गलत हो गया। अगर कंज्यूमर लिक्विडिटी कंस्ट्रेंड है तो वो फ्यूचर टैक्स बर्डन के बेसिस पे सेविंग एडजस्ट नहीं कर सकते, टैक्स कट मिलते ही कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देंगे। सो इस केस में रिकार्डियन इक्विवेलेंस फेल हो जाता है, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर हमें बोल रहे हैं इट इम्प्लाइज टैक्स कट्स फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग हैविंग नो इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। सो दिस इज़ करेक्ट। ये डायरेक्ट रिकार्डियन थ्योरी का इम्प्लीकेशन है। टैक्स कट होते ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन कंज्यूमर फ्यूचर टैक्स को एंटिसिपेट करते हैं, इसलिए जो उनकी एक्स्ट्रा सेविंग होती है वो सेव कर लेते हैं वो लोग।
तो इसका वो क्या रहता है, रिजल्ट क्या रहता है कि जो हमारा नेट कंजम्पशन है वो अनचेंज रहेगा, है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ थर्ड ही वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाई पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो नेसेसरली लीड्स टू सवेनियर डिफॉल्ट। देखो अगेन यहाँ पे क्या शब्द यूज़ किया इन लोगों ने, नेसेसरली, यानी कि फिर आपको ट्रैप में फंसा दिया। देखो रियलिटी क्या है ना कि जो जापान है ना वो वेरी हाई डेट में है बट नो डिफ़ॉल्ट। Countries with strong institutions, strong growth and credibility, they sustain high debt, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट जो है वो तो डिपेंड करता है ग्रोथ रेट पे वर्सेस इंटरेस्ट रेट पे, और करेंसी का डिनोमिनेशन कैसा है डेट का उस पर भी डिपेंड करता है, और साथ साथ इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे। तो एक चीज़ याद रखना कि हाई डेट इज़ नेवर इक्वल टू ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ओके, फिर सेकंड में बोल रहे हैं फिस्कल रूल्स एम्स टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। तो देखो फिस्कल रूल्स का पर्पस क्या होता है कि डेफिसिट को कंट्रोल करना, डेट को स्टेबलाइज करना और फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ठीक है, जैसे इंडिया का FRBM फ्रेमवर्क। सो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Escape clause allow deviation from fiscal targets under exceptional conditions. So देखो जो फिजिकल रूल्स है ना ये रिजिड नहीं होते, पर ये जो आपके escape clause हैं ये अलाउ करते हैं डेविएशन। कौन सी सिचुएशन में, जैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, कोई वॉर हो गया या कोई पेंडेमिक हो गया, जैसे कोविड-19 के टाइम जो फिजिकल टारगेट्स हैं ना वो रिलैक्स कर दिए गए थे। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोल रही है। फिर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लॉ एलिमिनेट्स फिजिकल डेफिसिट। सो ये बिल्कुल गलत है, अनरियलिस्टिक है। फिजिकल लॉज डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं और ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं, कंप्लीट एलिमिनेशन इनका नहीं होता है। सो इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज भी फिजिकल डेफिसिट रन करती हैं, ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है, राइट। 2 और 3 ही सही है बस। नाउ 15th, इसमें बोल रहे हैं सप्लाई साइड फिस्कल पॉलिसी फोकसेस ऑन टैक्स इंसेंटिव टू बूस्ट प्रोडक्शन। सो देखो सप्लाई साइड फिस्कल पॉलिसी का कोर एम होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना, और इसके टूल्स क्या होते हैं, टैक्स को कट कर देना, इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और डीरेगुलेशन करना। लॉजिक क्या होता है ना इसके पीछे कि जैसे ही आप टैक्सेस को कम करोगे आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर आपकी प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कैन डायरेक्टली इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। सो देखो मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी रोल होता है डिमांड को मैनेज करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और आउटपुट को स्टेबलाइज करना। सो डायरेक्टली जो बोल रहे हैं ना प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, ये नहीं करता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, आपका ह्यूमन कैपिटल कैसा है। सो मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है वाया इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो डायरेक्ट वर्ड की वजह से ये गलत हो गया स्टेटमेंट। टैक्स कट्स ऑलवेज इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखो ये ना लेफर कर्व कंसेप्ट से रिलेटेड है। कभी कभी टैक्स कट से रेवेन्यू बढ़ सकता है अगर टैक्स रेट वेरी हाई हो इनिशियली, लेकिन ऑलवेज नहीं, ऑलवेज गलत है, ठीक है। सो मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है कि टैक्स कट से रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स कैन क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखो क्राउडिंग इनका मतलब होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स या पावर, ये सब कुछ, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज हो जाते हैं, स्पेशली रिसेशन के टाइम या कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिट्स हो उस केसेस में, ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो 1 और 4 ही सही है बस आपकी। नाउ 16th में बोल रहे हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एनकरेज सेविंग।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है डिपॉजिटर्स को अपने डिपॉजिट्स पे नेगेटिव रिटर्न मिलता है। इससे सेविंग्स जो है वो डिस्करेज होती हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एनकरेज होता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। इट डिस्करेज होल्डिंग एक्सेस रिजर्व्स बाय द बैंक। सो देखो, सेंट्रल बैंक जब नेगेटिव रेट इम्पोज करता है तो बैंक को अपने एक्सेस रिजर्व पार्क करने पे पेनल्टी मिलती है। सो बैंक प्रेफर क्या करते हैं कि वो लैंडिंग को इंक्रीज कर दे और क्रेडिट को एक्सपैंड कर दे। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं इट में वीकन डोमेस्टिक करेंसी। सो देखो, नेगेटिव रेट्स के साथ क्या होता है ना कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को लोअर रिटर्न मिलते हैं और कैपिटल आउटफ्लोज हो सकते हैं, करेंसीज डेप्रिशिएट हो सकती हैं। सो ये एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस जो है ये इसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, सो इसलिए ये बिल्कुल सही है। फिर आपको बोल रहे हैं इट इज़ कॉमनली यूज ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन पीरियड। सो ये सही नहीं है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एक अल्ट्रा एक्सपेंशनरी पॉलिसी टूल है। यूज़ कब होता है ये? डिफ्लेशन के टाइम, या इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो, या कोई स्टेगनेशन हो। सो हाई इन्फ्लेशन के टाइम सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। सो 2 and 3 ही सही है, बस ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ 17th, इसमें बोल रहे हैं फिजिकल स्टिमुलस थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ हायर मल्टीप्लायर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर जो है वो प्रोडक्टिव होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी, इन सबको क्रिएट करता है। इसका इम्पैक्ट क्या है कि डायरेक्ट डिमांड जनरेशन होती है, प्लस सप्लाई साइड भी इम्प्रूव हो जाती है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोस्टली कंजम्पशन ओरिएंटेड होता है, टेम्परेरी इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमेशा ज़्यादा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के कंपैरिजन में। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज़ इंस्टेंटनियस एंड यूनिफॉर्म। सो देखो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन के ऑपोजिट बात कर रहा है। ट्रांसमिशंस में लैग होते हैं। जितने भी हमारे चैनल्स हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट, एक्सपेक्टेशंस, एक्सचेंज रेट, ये सब अलग अलग स्पीड से काम करते हैं। सो इकोनॉमी के सेक्टर्स में इम्पैक्ट अनइवन होता है। बैंकिंग स्ट्रक्चर्स, फाइनेंशियल डेथ, ये सब अफेक्ट करते हैं। सो ये स्टेटमेंट जो है ये अनरियलिस्टिक है। ओके, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सपेक्टेशन सेंट्रल रोल प्ले करती है। अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो वेज डिमांड भी बढ़ जाएगी और प्राइस सेटिंग भी बढ़ जाएगी। इवन टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी लेस रिएक्टिव हो सकती है, लेस इफेक्टिव हो सकती है। सो अगर एक्सपेक्टेशन एंकर्ड है तो पॉलिसी मोर इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट सही है। फिर पॉलिसी क्रेडिबिलिटी अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मॉनेटरी आउटकम्स। सो देखो, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है लोगों को ट्रस्ट हो कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक अपने टारगेट्स को अचीव करेगा। अगर क्रेडिबिलिटी हाई हो तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन स्टेबल रहते हैं, बोरोइंग कॉस्ट कम रहती है और पॉलिसी इफेक्टिवनेस हमारी स्ट्रांग रहती है। बट अगर क्रेडिबिलिटी लो हो तो इवन स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ भी फेल हो सकती हैं। सो इट अप्लाइज टू बोथ फिजिकल डेफिसिट प्रोमिसेस एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत रही है, सेकंड वाली। ठीक है।